दोस्तों नमस्कार। तो अंततः आज महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मतदान संपन्न हो गया। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर आज मतदान हुआ, उत्तर प्रदेश की 9 उपचुनाव वाली सीटों पर मतदान हुआ और झारखंड की जो शेष बची हुई सीटें थीं वहां पर मतदान हुआ। शाम को एग्जिट पोल भी आ गया और मुझे उम्मीद है कि एग्जिट पोल के जो अनुमान है वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। एग्जिट पोल ये कह रहा है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन रही है और झारखंड में जेएमएम इंडिया अलायंस वापस आ सकती है। क्या ये सही है? थोड़ा इसको समझने के लिए हम पीछे चलते हैं। 2019 का एग्जिट पोल जरा देखते हैं और उसमें 7 एग्जिट पोल आए थे। 7 में से सिर्फ एक सही हुआ था। महाराष्ट्र के बारे में जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें भी 2 ऐसे सर्वे एजेंसियां हैं जिन्होंने महाविकास आघाड़ी को जीत दी है, लेकिन इसका असली फैसला तो 23 तारीख को ही हमारे सामने आएगा, इसलिए मैं एग्जिट पोल पर बात ही नहीं करूंगा। एग्जिट पोल के बारे में कहना और उसकी चर्चा करना मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए एक किस्म का एक अटैक है। असली जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा की जाए तो बेहतर है। जिस राजनीतिक शिक्षा की हम लोग चर्चा करते हैं कि पॉलिटिकली लोगों को सचेत बनाना, जागरूक करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये हार जीत तो लगी रहेगी, लेकिन इस बीच में कई बड़े सवाल बहुत मजबूती के साथ उभर रहे हैं। एक तो आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि जहाँ पे एक एसएचओ बंदूक तान रहा है और वोट नहीं देने के लिए धमका रहा है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में जिस तरह से पैसे झोंके गए, पकड़े गए और माना जा रहा है कि पूरा इलेक्शन पैसे के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा है। कारपोरेट ने, खास करके अडानी ने पैसा वहां पे अथाह समुद्र की तरह इन्वेस्ट किया है। झारखंड की स्थितियां जो रही उसमें शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री थे उनको 6 महीने के लिए जेल भेजा गया। जब वो निकल करके आए तो एक नायक के तौर पर सामने आते हैं। इस बीच में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जो एक अध्यापिका थी, उभर करके आती हैं, चुनाव लड़ती हैं, जीतती हैं, जबान भी उनकी मजती है और जिस तरह से वो कनेक्ट करना शुरू कर चुकी हैं वो उनके आने वाले पर्सनालिटी को आप देख सकते हैं, उसका संकेत मिलता है। अब महाराष्ट्र में मैं जरा इस पर आता हूं कि महाराष्ट्र में अगर एमबीए चुनाव हारती है, महाविकास आघाड़ी चुनाव हारती, माने जो शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी है वो अगर चुनाव हारती है तो उसके मायने क्या है। मैं जरा मायने पर आता हूं। महाराष्ट्र में नागपुर है और नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर है। उसी नागपुर में राहुल गांधी गए थे, संविधान को बचाने की उन्होंने मुहिम छेड़ी हुई थी। जाति आरक्षण को लेकर के, कास्ट सेंसस को लेकर के लगातार राहुल गांधी मुखर हो रहे हैं। महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए भी बीजेपी और आरएसएस के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आरएसएस का ये 100वां साल चल रहा है और बीजेपी के लिए राहुल गांधी का ये एजेंडा बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। इसलिए राहुल गांधी की राजनीति को डिस्क्रेडिट करने के लिए ये जरूरी है कि इस चुनाव में इतना पैसा फेंक दिया जाए और इतना वोट खरीद लिया जाए या पूरे चुनाव को उस मैनेजमेंट के जरिए जीत लिया जाए ताकि राहुल गांधी की पूरी मुहिम, राहुल गांधी की पूरी जो जाति जनगणना, आरक्षण बढ़ाने और ओबीसी के प्रतिनिधित्व की जो बात चल रही है उसको किसी तरीके से किनारे लगाया जा सके। आदिवासियों का मुद्दा है उसको किनारे लगाया जा सके। सम्मान का सवाल है, काम का सवाल है, सरकारी नौकरियों का सवाल है, इस सबको परे कर दिया जाए। इसलिए महाराष्ट्र में, और आरएसएस अपना 100वां साल मना रहा है, जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में
अयोध्या में बीजेपी हारी और अब तक उसकी किरकिरी हो रही है। शायद 5 साल तक उसको इसका सामना करना पड़ेगा। अगर महाराष्ट्र आरएसएस के हाथ से निकलता है तो निश्चित रूप से अपने 100वें साल में वो क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए किसी भी कीमत पर आरएसएस ने इस चुनाव में अपनी पूरी बाजी लगा दी थी। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आरएसएस का एक एक कार्यकर्ता जमीन पर उतर करके चुनाव लड़ रहा था। जो मोदी का नारा था एक है तो सेफ है, वो दरअसल आरएसएस और बीजेपी ने एकजुटता के साथ इस चुनाव को लड़ा। हालांकि अंदरूनी तौर पर महायुति गठबंधन में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बीच और अजीत पवार बीजेपी के बीच जो खींचतान दिखाई पड़ रही थी, क्या उसका भी असर नहीं होगा, ये देखने की बात होगी। अगर महाविकास आघाड़ी चुनाव हारती है और बीजेपी यानी महायुति चुनाव जीतती है तो मराठवाड़ा का इलाका हो, विदर्भ का हो, कोंकण का इलाका हो, बृहद मुंबई का इलाका हो, इनमें अगर देखा जाए तो किसानों का मुद्दा था, एंटी गुजरात जो मराठी अस्मिता का मुद्दा था, बेरोजगारी का सवाल था, और इधर विदर्भ मराठवाड़ा जैसे इलाके में राहुल गांधी का बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के और संविधान को लेकर के जो मुद्दा चल रहा था, क्या ये मुद्दे सब बेमानी हो गए हैं? क्या इन मुद्दों को किनारे लगा दिया गया है? इन मुद्दों को पैसे के जरिए अथवा पूरा चुनाव प्रबंधन के जरिए, मीडिया प्रबंधन के जरिए इन सबको साइडलाइन कर दिया गया है? अगर नतीजे यही आते हैं जो एग्जिट पोल में दिख रहे हैं, हालांकि मैं फिर से बात को दोहराऊंगा कि 2019 के चुनाव में जो 7 एग्जिट पोल हुए थे, मतलब जो सब प्रमुख एजेंसियां हैं उन 7 में से 1 का केवल सही निकला था, बाकी 6 के एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। इसलिए मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं कि जो एग्जिट पोल आए हैं वही सही होने वाले हैं, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है लोकसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल जिस तरीके से गलत साबित हुए और उसका परिणाम ये है कि महाराष्ट्र में तो एबीपी और आज तक जैसे चैनल्स ने, उनकी कंपनियों ने एग्जिट पोल इस बार किया ही नहीं है, करवाया ही नहीं है, क्योंकि एग्जिट पोल अब बेमानी साबित हो गए हैं। इसलिए कतई मत ये सोचिए कि जो एग्जिट पोल ही नतीजों में तब्दील होने जा रहा है। लेकिन मैं सिर्फ उन सर्कमस्टेंसेस की बात कर रहा हूँ, उन परिस्थितियों की बात कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र में क्यों भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ लगी होगी। तो अडानी का ही केवल मसला नहीं है कि अडानी के पास धारावी है, अडानी के पास हवाई अड्डा है, अडानी के पास मुंबई की तमाम ज़मीनें हैं, वही दाव पर नहीं लगी हैं। आरएसएस की अपनी साख दाव पे लगी है, बीजेपी की अपनी, खासकर नरेंद्र मोदी की अपनी साख दाव पे लगी है और एजेंडा दाव पर लगा हुआ है। अगर राहुल गांधी अगर महाराष्ट्र जीत जाते हैं तो राहुल गांधी का एजेंडा सफल होता है, लोकसभा में जिस तरीके से वो सफल हुआ था, और अगर ऐसा होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी की पारी खत्म हो जाएगी, ये उसे मालूम है। इसलिए जिस तरह से पैसा गया वो साफ दिखता है कि किसी तरीके से इस चुनाव को, हालांकि शुरू में ये लग रहा था, जब चुनाव शुरू भी नहीं हुए थे उस समय ये लग रहा था कि झारखंड तो इस बार बीजेपी के हाथ में पहुंचेगा, लेकिन महाराष्ट्र एमबीए के पास आ जाएगा। यानी दोनों जगह सरकार बदलते हुए दिखाई पड़ रही थी। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, इन दोनों ही राज्यों में एक कांटे की टक्कर भी दिखाई दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन ने बढ़त हासिल करते हुए दिखाई, माने बीजेपी में निशिकांत दुबे हों या हेमंत बिस्वा शर्मा हो, शिवराज सिंह चौहान हो, इन्होंने जो रायता फैलाया और संथाल परगना में जैसे 30 से ज़्यादा सीटें हैं और वहाँ पे कोई आदिवासी लीडर नहीं था बीजेपी के पास, उस वजह से वहाँ वो कमज़ोर साबित हुए। और हेमंत सोरेन ने 6 महीने जेल में बिताने के बाद जो अपना लुक बनाया, वो लुक उनके पिता की तरह का था, जिन्हें झारखंड में गॉड की तरह माना जाता है, मुक्तिदाता की तरह माना जाता है। तो वो लुक भी काम कर रहा था हेमंत सोरेन का। गलत तरीके से उनको फंसाया गया, ये सिंपैथी उनको मिलती हुई दिख रही थी। तो आदिवासी क्षेत्रों में तो निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन को बड़ी सफलता मिलेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो शेष झारखंड है, जहाँ पे आपका जो दलित है, ओबीसी है, अपर कास्ट है, ये जातियां हैं जिसको आप आदिवासी के सामने हिंदू कह लें,
तो और ख़ास करके जो शहरी इलाके हैं, जो मिडिल क्लास है, वो मिडिल क्लास और जो अपर कास्ट है, शहरी है, वो तो भक्त है एक तरह से। और उसके लिए न रोजगार का सवाल है, न महंगाई का सवाल है, वो है भी मजबूत है भी आर्थिक रूप से। इसलिए उसके सामने ये सारे सवाल बेमानी नहीं है। उसके सामने परेशानी का सबब ये है कि आदिवासी उनके सिर पर बैठा हुआ, आदिवासी मुख्यमंत्री है। आदिवासी को वो जंगली समझते हैं आरएसएस की अपनी फिलॉसफी में। तो एक जंगली मुख्यमंत्री उनके सिर पर बैठा हुआ है, ये उनके भीतर की टीस है। और हिंदू मुसलमान के नाम पर जिस तरह का विभाजन बीजेपी करती है, तो वो यानी कुल मिलाकर के जो अपर कास्ट हिंदू शहरी मतदाता है, वो जरूर बीजेपी के साथ खड़ा रहा। और कुछ लोगों को जहाँ पे मुस्लिम आबादी रही होगी वहाँ पे डराने की जरूर साजिश हुई है, लेकिन वो साजिश कितनी कामयाब होगी ये भी नतीजों में पता चलेगा। तो झारखंड में ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा फिर से आने की स्थिति में है। लेकिन महाराष्ट्र में भले ही राहुल गांधी की कैंपेन मजबूत रही हो, शरद पवार का अपना पर्सनालिटी मजबूत हो, उद्धव ठाकरे की अपनी शान लगी हुई हो, लेकिन दरअसल वहाँ अडानी, आरएसएस और पूरा मोदी की जो साख थी, वो साख। और जब भी नरेंद्र मोदी को आप देखिएगा, जब भी वो बाहर जाते हैं या जब भी चुनाव छोड़ देते हैं, तो उसको आप कमजोरी के तौर पर मत देखिए। मैं बराबर इस बात को कहता हूँ। हालांकि उनके जाने की कई व्याख्याएं होती हैं। जैसे हरियाणा के चुनाव में जब 2-3 दिन पहले चुनाव कैंपेन छोड़ दिया नरेंद्र मोदी ने, तो बहुत सारे लोगों ने ये प्रचारित किया कि नरेंद्र मोदी चूंकि हार की वजह से वो मैदान छोड़ रहे हैं ताकि कालिख उनके मुंह पर ना पुते। लेकिन सिर्फ यही नहीं होता है। नरेंद्र मोदी की जो स्ट्रेटजी है उसको विपक्ष को समझना चाहिए। उन्होंने उस चुनाव को इसलिए छोड़ा ताकि जमीन पर जाट एसरसन सामने आए और उसको एंटी जाट पॉलिटिक्स में बदलने में उन्हें कामयाबी हासिल हो। और ये फ़ायदा मिला हरियाणा में उनको। उसी तरह से जो मराठा आरक्षण को लेकर के जरांगे खड़े हुए थे, जिनको शरद पवार ने मना लिया था कि आप छोड़ दीजिए, हम आपको बाद में देखेंगे, वो साथ आ गए थे। और इसके अलावा जो गुजराती बनाम मराठी चुनाव चेंज होने लगा था, तो नरेंद्र मोदी पहले ही वहाँ से निकल लिए कि ताकि वो न रहे। और जो मराठा छत्रप हैं, एकनाथ शिंदे हों, देवेंद्र फडणवीस हों, नितिन गडकरी हों या अजीत पवार हों, ये चुनावी मैदान में डटे रहें ताकि एंटी गुजरात जो सेगमेंट है वो ज़्यादा काम न कर सके। अडानी कोई सामने नहीं है। अडानी की तो बात ही अलग, अडानी पैसा, तो पैसा और एंटी जो गुजराती सेगमेंट है वो सामने ना आए, इसके ये रणनीति नरेंद्र मोदी ने बनाई। और नरेंद्र मोदी बाहर निकल गए ताकि आप नरेंद्र मोदी पर कितना अटैक करेंगे, कैसे अटैक करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो अदृश्य हैं। उसी तरह से अमित शाह ने भी अपने आप को चुनावी कैंपेन से बिल्कुल आखिरी समय में उन्होंने दूर किया। वो दिल्ली आ गए मणिपुर के बहाने, लेकिन मणिपुर में उन्होंने क्या किया ये सब जानते हैं। कोई वहाँ पर मणिपुर में अमित शाह ने कोई बड़ी भूमिका अदा नहीं की। वो अभी भी जल रहा है जिस तरह से, तो वो एक चिंता का विषय है। लेकिन आप इस स्ट्रेटजी को समझिएगा कि जहां नरेंद्र मोदी पर कोई कालिख ना लगे, वो तो साहब विदेश भ्रमण पर हैं। यहाँ 5-5 करोड़ रुपया पकड़ने का आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही। 9 लाख रुपए तो बरामद होता है। विनोद तावड़े जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, महासचिव हैं, मतलब बड़े नेताओं में से हैं, वो पकड़े जाते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक साजिश होती है विनोद तावड़े के साथ, क्योंकि विनोद तावड़े से बीजेपी की तरफ से सीएम पद के कैंडिडेट हो सकते थे, इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने उनको निपटा दिया। उसके परिस्थितियां भी बहुत सारी हैं कि जिस होटल में विनोद तावड़े थे, उस होटल के बाहर जो उनकी गाड़ियां पार्क थी, वो सारी गाड़ियां पंचर हो चुकी थी। और उसके बाद वो कैमरे आते हैं, वो वीडियो बनाए जाते हैं, शोरगुल होता है, हल्ला होता है, फिर पुलिस आती है। तो ये जो पूरी परिस्थितियां हैं वो दिखाती हैं कि विनोद तावड़े अपने ही पार्टी के प्रतिद्वंदी के शिकार हो गए। लेकिन इसको झुटलाया तो नहीं जा सकता है कि हो क्या रहा था। इसकी चर्चा मैंने बहुत पहले की थी कि महाराष्ट्र इलेक्शन पूरा चुनावी प्रबंधन के जरिए बीजेपी जीतने की फिराक में है। और आखिरी समय पर जो पैसा झोंका जा रहा है, हरियाणा में भी
एक दो जगह पर खबरें आई थी, हालांकि पूरी नहीं, हम लोग को जितनी खबर पुख्ता तौर पर मिलती है उतनी ही बात कर सकते हैं। अफवाहें तो बहुत सारी थीं, लेकिन चूंकि मैं हरियाणा की ज़मीन पर नहीं था इसलिए बहुत विश्वास के साथ नहीं कह सकता। कुछ विश्वसनीय लोग हैं जिनसे बात होती है, उतनी ही बात करने की क्षमता मेरी है। तो उसी तरह से वहाँ भी पैसा चल रहा था। कुछ जगहों पर सोने के पैंडल वगैरह दिए जा रहे थे एक गांव में, परिवार में, तो वो उसके ज़रिए वोट खरीदा जा रहा था। महाराष्ट्र में भी इसी तरह की खबरें आई हैं कि वहाँ एक एक परिवार को 30-40 हज़ार रुपये दिया जा रहा है, 10,000 रुपये में वोट खरीदा जा रहा है। ये एक पूरा लोकतंत्र को लूट तंत्र में तब्दील कर देना है, लोकतंत्र को धनतंत्र में तब्दील कर देना है। मायने क्या है? तो दलितों, पिछड़ों के जब भी उत्थान और सशक्तिकरण की बात आती है, आदिवासियों के सत्ता में भागीदारी की बात आती है, वहीं पे इस देश का चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे वो मीडिया हो या कारपोरेट हो, वो सब उस पूरे लोकतंत्र के जो फिनोमिना है उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है और लोकतंत्र की खामियों को दिखाने लगता है या खामियां क्रिएट करने लगता है, ताकि उस लोकतंत्र को ही प्रश्नांकित किया जा सके। और ये पूरी उसी स्ट्रेटजी, उस साजिश का हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि इस देश के गरीबों, वंचितों, दलितों, आदिवासियों को बहुत मजबूत बनाया इस वोटिंग राइट ने। तो लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि वोट उनका बिकेगा नहीं, वोट को वो बेचेंगे नहीं। कई बार ये होता है कि आपकी मजबूरी होती है पैसा लेना, लेकिन ईमानदारी और डर, सिर्फ ईमानदारी का मामला नहीं है। कई बार ये भी चर्चा हम लोगों ने की कि पैसा मिल रहा है तो पैसा ले लीजिए, इस तरह का पैसा मिल रहा है, लेकिन वोट आपको जहाँ देना है वहीं दीजिए। होता ये है कि इतना प्रेशर रहता है, इतना गुंडा तंत्र भी है, सिर्फ पैसा नहीं है, गुंडा तंत्र भी होता है कि अगर आपकी जानकारी होती है कि वोट नहीं दिया और पैसा लिया, तो उसके बाद उनके साथ जो प्रताड़ना होती है, तो वो भी एक डर होता है। इस वजह से लोग मजबूरी में जाकर के अनमने ढंग से ही वोट करते हैं, जिनसे पैसा लेते हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं, चूंकि प्रशासन उस पार्टी का होता है, उस पार्टी की सरकार का होता है, इसलिए प्रशासन भी डराता धमकाता है। उत्तर प्रदेश में तो आप देख ही रहे हैं, 9 जो विधानसभा के उपचुनाव थे वहाँ किस तरीके से प्रशासन मुस्लिम मोहल्लों में और दलितों की बस्तियों में, कुछ पिछड़े समाज की बस्तियों में जो समाजवादी पार्टी के समर्थक थे, वहाँ पे कानपुर के सीसामऊ में तो वाल्मीकि समाज में को धमकाया गया, कोरी समाज को धमकाया गया ताकि वो वोट न दे सके। मुस्लिम समाज को तो बाकायदा रिवाल्वर के साथ एक दरोगा कह रहा है कि वोट नहीं डालना है। इन परिस्थितियों में लोकतंत्र को बचाए रखना हमारी चुनौती है। और ये जो एग्जिट पोल है, मैं अंतिम रूप से भी कह रहा हूँ कि इस एग्जिट पोल पर ना भरोसा करने की ज़रूरत है, ना भरोसा किया जाना चाहिए, क्योंकि एग्जिट पोल अक्सर फेल होते हैं। अब ये देखने में आया है, इसलिए हाँ, वो एक उत्तेजना बढ़ाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। इनको भूल जाइए और आराम कीजिए। लेकिन नज़र इस बात को रखना है कि आप अगर लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, आप संविधान को बचाना चाहते हैं, आप अगर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के सशक्तिकरण चाहते हैं, इस देश को और मजबूत बनाना चाहते हैं, नौजवानों की नौकरी चाहते हैं, एजुकेशन चाहते हैं, बुजुर्गों के लिए हेल्थ चाहते हैं, तो फिर आपको इस लड़ाई को खुद लड़ना होगा। क्योंकि सत्ता और विपक्ष के बीच जो फासला है वो बहुत बड़ा फासला है, और जब तक जनता इसके साथ नहीं खड़ी होगी, विपक्ष के साथ नहीं खड़ी होगी, तब तक इस चुनाव को विपक्ष नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसके पास लूट तंत्र भी है, धन तंत्र भी है और बाहुबल भी है। शुक्रिया।